Good morning. In previous class, we have discussed 5 topics of permutations, and today we are going to do the questions on permutations. Okay? Let's take one example of permutation. Case number 5. So what is case number 5? In case number 5, we have discussed when all the objects are together and when all the objects are never together. So let's do one question. Let's do one question on it. Write down the question. Your question is, in how many ways 6 girls and 6 boys are seated in a row such that first case is your first case. Write down the first case. All the girls sit together and all the boys sit together. All the girls sit together and all the boys sit together. This is your first case you have to find. And let's talk about case number 2. The case number 2 is all the girls are never together. All the girls are never together. Okay? All the girls are never together. ठीक है, तो हम लोग इस केस को सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व केस नंबर 1. लेट्स सॉल्व केस नंबर 1. केस नंबर 1 की हम बात करें तो हमें क्या बोला गया है कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, यानी सारी गर्ल्स एक साथ आने चाहिए और सारे बॉयज एक साथ आने चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने बॉयज दिए हुए 6 और गर्ल्स भी कितनी है हमारे पास 6. हम एक काम करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं B1 B2 B3 B4 B5 एंड B6. इन 6 बॉयज का हमने एक ग्रुप बना दिया. देन G1 G2 G3 G4 G5 एंड G6, इन 6 गर्ल्स का भी हमने ग्रुप बना दिया. हमें क्या बोला गया है कि गर्ल्स भी एक साथ आनी चाहिए और बॉयज भी एक साथ आनी चाहिए, यानी गर्ल्स और बॉयज एक साथ बैठने चाहिए. तो सारे बॉयज को हमने एक साथ कर दिया, सारी गर्ल्स को हमने एक साथ कर दिया, और हम देख सकते हैं यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स सब एक साथ आ रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबको अरेंज कर दिया. अब कहने का मतलब ये है कि बॉयज आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं. देयर आर 6 बॉयज एंड वी हैव टू अरेंज द 6 बॉयज. तो हाउ मेनी पॉसिबल वेज आर देयर? देयर आर टोटल 6 फैक्टोरियल वेज. इनटू गर्ल्स को हम अरेंज करना चाहते हैं तो गर्ल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? गर्ल्स को अरेंज करने का तरीका भी कितना होगा? 6 फैक्टोरियल. तो इट विल बिकम 6 फैक्टोरियल इन 6 फैक्टोरियल. प्लस आप एक बात देखिए यहाँ पे कि गर्ल्स सबसे पहले बॉयज आ रहे हैं फिर गर्ल्स आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल्स पहले आ जाए बॉयज बाद में आ जाए. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज देयर आर 2 नंबर ऑफ केसेस. 2 नंबर ऑफ केसेस मीन्स पहला केस तो ये होगा कि गर्ल्स यहाँ पे आ जाए और बॉयज यहाँ पे आ जाए, और दूसरा केस क्या होगा जो हमने लिखा हुआ है. तो टोटल देयर आर 2 केसेस पॉसिबल. तो आंसर विल बी 2 into 6 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल. ओके, लेट्स डू सेकंड केस. सेकंड केस को हम लोग सॉल्व करते हैं. सेकंड केस में लिखा हुआ है ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर. गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए कभी भी. तो गर्ल्स साथ में नहीं आनी चाहिए, तो हम ये काम कर सकते हैं. सेकंड केस को सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं टोटल माइनस ऑल गर्ल्स कम टुगेदर. अगर आप टोटल अरेंजमेंट में से गर्ल्स के साथ आने वाला अरेंजमेंट हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? गर्ल्स आर नेवर टुगेदर. गर्ल्स आर नेवर टुगेदर. अगर टोटल की हम लोग बात करें तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल, बिकॉज यू आर हैविंग 12 ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू अरेंज देम. अगर आप 12 ऑब्जेक्ट को अरेंज करेंगे तो 12 ऑब्जेक्ट को कितनी पॉसिबिलिटीज होगी अरेंज करने की? दीज आर 12 फैक्टोरियल माइनस ऑल गर्ल्स कम टुगेदर. ऑल गर्ल्स कम टुगेदर का मतलब क्या हुआ? ऑल गर्ल्स कम टुगेदर का मतलब ये हुआ सारी गर्ल्स एक साथ आनी चाहिए. तो सारी गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? दिस इज 6 फैक्टोरियल. अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि आपने बोला है कि गर्ल्स साथ में आनी चाहिए. अब सारी गर्ल्स एक साथ में आनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कहीं पे भी आ सकती है. किस तरीके से? आप देखिए, मैं क्रॉस लगा देता हूं. B1 क्रॉस B2 क्रॉस B3 क्रॉस B4 क्रॉस B5 क्रॉस B6 क्रॉस. तो आप देखिए सारी गर्ल्स यहां पे भी आ सकती है, सारी गर्ल्स यहां पे भी आ सकती है, सारी गर्ल्स यहां पे भी आ सकती है, सारी गर्ल्स यहां पे भी आ सकती है. कहने का मतलब हुआ कि वो किसी भी पोजीशन पे आ सकती है, किसी भी पोजीशन पे आ सकती है. इसका मतलब उसके पास 7 पोजीशन है. 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर टोटल 7 पोजीशन, और उन 7 पोजीशंस में ये पूरा ग्रुप जो है गर्ल्स का वो कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि गर्ल्स हमेशा क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए. अब वो गर्ल्स कैसे हो सकती है? हो सकता है B1 B2 आ जाए,
B1 B2 आ जाए, उसके बाद सारी गर्ल्स आ जाए, तो टोटल तरीके कितने होंगे उसको अरेंज करने के? देयर आर 7 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज दैट, तो टोटल आंसर विल बी 12 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि यहां पे क्या था कि हमें बोला गया था कि गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, और गर्ल्स आर नेवर टुगेदर के लिए हमने क्या किया, टोटल में से गर्ल्स कम टुगेदर के केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज योर आंसर। ओके, नोट इट डाउन। नाउ वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन के बारे में हमने क्लास फर्स्ट में बात की थी कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, जितने भी हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं बाय सेलेक्टिंग देम, तो हमारे क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम, जितने भी हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास 3 एलिमेंट्स है ए बी सी, आई एम हैविंग 3 एलिमेंट्स ए बी सी, एंड इफ आई वांट टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। ये मेरे पास 3 केसेस आए थे, पर मैंने इन तीनों केसेस में आपको क्या बताया था कि इन तीनों केसेस में आपने क्या किया है, केवल सिलेक्शन किया है, आपने अरेंजमेंट नहीं किया। क्योंकि आप अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए बी कॉमा बी ए, बी सी कॉमा सी बी और ए सी कॉमा सी ए। तो ये वाले सारे केसेस किसके आ जाते हैं, परम्यूटेशन। बिकॉज इन परम्यूटेशन सिलेक्शन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट भी करते हैं, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन की आप बात ध्यान रखेंगे, वी आर डूइंग ओनली सिलेक्शन हेयर। ओके, वी आर डूइंग सिलेक्शन हेयर, अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज देखते हैं, सबसे पहला केस देखते हैं कॉम्बिनेशन में, number of case number 1, number of combination of and different things, number of combination of and different things taken r at a time, taken r at a time is given by NCR। हमने यही चीज परम्यूटेशन के केस में भी पढ़ा था। परम्यूटेशन के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन बाय एनसीआर। ठीक है, तो एनसीआर का फॉर्मूला हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था। एनसीआर किसके बराबर आता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक बात देखिए, मैंने आपके सामने इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। मैंने आपको एनपीआर का फॉर्मूला बताया था। एनपीआर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। वो किसके बराबर आया था हमारे पास, वो हमारा बराबर आता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से इसको कैसे डिराइव करेंगे हम देखेंगे। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है और ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इस तरीके से इसको कैसे डिराइव करेंगे हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस की, अगर हम बात करें केवल कॉम्बिनेशंस की, तो आप एक चीज बताइए कि कॉम्बिनेशन के लिए आपको आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना था, तो तरीके कितने होंगे, एनसीआर। इफ यू वांट टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट देन द प्रोसेस इज एनसीआर। अब जो आर ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं, उन आर ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज भी करना पड़ेगा। इफ आई एम डूइंग सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, तो सिलेक्शन के साथ साथ अगर आपको अरेंजमेंट भी करना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन आर ऑब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट किए इनको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर फैक्टोरियल से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर फैक्टोरियल से। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हुआ है, यहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ है और अरेंजमेंट भी हुआ है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, एनपीआर के बराबर। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स टेकन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम, तो ये इसके बराबर होगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू एनपीआर का वैल्यू क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनपीआर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था परम्यूटेशन के फर्स्ट केस में, तो वो निकल के आया था हमारे सामने, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो हमें मिल जाएगा एन सी आर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, तो आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हमने एनसीआर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया बाय यूजिंग एनपीआर। द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ केसेस इज, आप इस चीज को भी याद रखिएगा कि एन पी आर विल बी इक्वल टू
R factorial into NCR. This is also very important case. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन ये चीज होता है, ठीक है, आप नोट कीजिए. Okay, this is our first case. Number of combination of n different things taken are at a time. इसके बारे में हमने बात की, ठीक है. हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2. केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2? केस नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं. केस नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. नंबर ऑफ combinations of n different things taken R at a time when P objects are always included. When P objects are always included. यहां हम इसको लिख सकते हैं P particular objects. यहां पे particular लिख लीजिए आप. P particular objects are always included. ठीक है. अब यहां पे आप बात करिए, हम बात करते हैं हमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इंक्लूडेड. अब पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आपको हमेशा लेना है. अगर आपको पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हमेशा लेना है, इसका मतलब वो सिलेक्शन में आएगा ही नहीं, आप उसको सिलेक्शन में काउंट नहीं करेंगे. अगर आप उसको सिलेक्शन में काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? कहने का मतलब आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन ऑब्जेक्ट्स में से आपने बोला कि मैं पी ऑब्जेक्ट्स हमेशा इंक्लूड करना चाहता हूं, मतलब वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनको क्या किया? यू हैव इंक्लूडेड ऑल द पी ऑब्जेक्ट्स. ओके, पी ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या किया? सेलेक्ट कर लिया. अब बात ये आती है कि अगर पी ऑब्जेक्ट्स को आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बचे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास बचे n माइनस पी. ठीक है, इफ यू हैव सेलेक्टेड p particular objects are always included, then the total number of objects will remain what? n minus p. आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बचेंगे? n माइनस पी, क्योंकि वो तो आप p तो आप इंक्लूड कर चुके हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट बचे आपके पास n माइनस पी. c. अब यहां पे बात आती है कि यहां पे r आएगा कि r माइनस पी आएगा? यहां पे क्या आएगा? यहां पे भी r माइनस पी आएगा. R माइनस पी क्यों आएगा यहां पे? क्योंकि वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट में से आप उसको हटा देंगे और नंबर ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में से भी आप उसको हटा देंगे, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को आपने हमेशा क्या किया है? इंक्लूड कर लिया, मींस वो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो फॉर्मूला विल बिकम n माइनस पी सी r माइनस पी. तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, व्हेन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Next case, our third case is number of combinations of n different things, number of combination of n different things taken r at a time when p particular objects are always excluded. आप इस केस को ध्यान से समझिए. पहले वाले केस में क्या हो रहा था? इन द फर्स्ट केस वी आर गेटिंग p particular objects are always included, means you have included that p particular object and it will not take part in the selection process. Okay, so total number of objects will become what? n minus p c r minus p. तो सिलेक्शन प्रोसेस में से भी वो सब्ट्रैक्ट हो गया r माइनस पी में से, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से भी क्या हो गया? वो सब्ट्रैक्ट हो गया. पर इस केस में आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड. यानी p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आपने इंक्लूड नहीं किया है, और p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आपने इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बचे? आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बचे n माइनस पी सी. आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बचे n माइनस पी, और अब p ऑब्जेक्ट्स को आपने एक्सक्लूड कर ही दिया है, तो आपके पास नंबर ऑफ सिलेक्शन करने के लिए ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? r. तो इस फॉर्मूले को अभी आप ध्यान रखिए, n माइनस पी सी आर. दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट इट डाउन.
ठीक है, ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इन केसेस पे. इन केसेस पे हम क्वेश्चन करते हैं. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर आर n married couple. There are n married couple at a party. There are n married couple at a party. Each person shakes hand. Each person shakes hand with every person other than her or his spouse. Other than his or her spouse. Find the total number of handshakes. Find the total number of handshakes. Find the total number of handshakes. आपको निकालना है टोटल हैंडशेक्स कितने हुए होंगे. ठीक है, हम बात करते हैं कितने मैरिड कपल्स हैं. देयर आर n मैरिड कपल्स एट अ पार्टी. ईच पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस. कपल्स आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे. कपल्स आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि यहां पे ये रिस्ट्रिक्शन दी हुई है. क्या रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि ईच पर्सन शेक्स हैंड विद एवरी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस. यानी कपल्स आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे. अगर कपल्स आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे तो कपल्स के हाथ मिलाने के केसेस कितने होंगे? n. क्योंकि टोटल हमारे पास कपल्स कितने हैं? n कपल्स हैं. और n कपल्स है इसका मतलब मेल वाला फीमेल वाले से हाथ मिला है या फीमेल वाली मेल वाले से हाथ मिला है. इसका मतलब वो तो एक ही केस में काउंट होगा. तो हमारे पास टोटल केसेस ऐसे जो हमें इंक्लूड नहीं करने हैं वो केसेस कितने होंगे? n केसेस होंगे. दूसरी बात हम लोग बात करते हैं हैंडशेक्स की. अगर आपको हैंडशेक करना है तो आपको कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने आपके पास? अगर हम बात करें n मैरिड कपल है, n मैरिड कपल है, इसका मतलब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2n. n मैरिड कपल इसका मतलब n फीमेल्स है और n मेल्स है. तो टोटल पर्सन्स आर देयर 2n. इफ दे आर डूइंग हैंडशेक तो हमें कितने हाथ की रिक्वायरमेंट है हैंडशेक के लिए? 2 हाथ की. तो इट विल बिकम 2nc2. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 2nc2 बिकॉज देयर आर 2n मेंबर्स एंड ईच पर्सन वांट टू हैंडशेक विद ईच अदर. द नंबर ऑफ केसेस विल बी 2nc2 माइनस इस वाले केस में वो वाले केस भी इंक्लूड होंगे जहां पे कपल्स आपस में हाथ मिला रहे होंगे, यानी हिज और हर स्पाउस वाला केस वो भी इंक्लूड होगा. तो उस वाले केस को हमें क्या करना पड़ेगा? उस वाले केस को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो 2nc2 माइनस n. 2nc2 माइनस n. 2nc2 का मतलब क्या होगा? 2nc2 का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं? 2n. और हैंडशेक के लिए हमें 2 हाथ की रिक्वायरमेंट होती है. तो इट विल बिकम 2nc2 माइनस उन केसेस को हटाना पड़ेगा. इस केस में वो वाले केस भी इंक्लूड हो गए जहां पे आपस में हाथ मिला रहे थे कपल. और जब कपल्स आपस में हाथ मिला रहे थे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? n केसेस होंगे. तो उन केसेस को हटाना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है. क्या रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है? विद एवरी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस. ठीक है, नोट कीजिए. दिस इज योर फाइनल आंसर. नोट इट डाउन. Let's do one more question. We will do some questions to understand the concept of combination. Write down the second question. Out of 10 consonants and 4 vowels, how many words can be formed? Each containing 3 consonants and 2 vowels. 3 consonants and 2 vowels. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. इस क्वेश्चन को देखते हैं. You are having total consonants. How many consonants you are having? 10 consonants and you are having 4 vowels. And you have to make the word which can be formed each containing 3 consonant and 2 vowel. आपको इतने वर्ड्स बताने, ऐसे वर्ड्स बताने जिसके अंदर क्या है? 3 तो कॉन्सोनेंट्स आए और 2 क्या है? वॉवल आए.
तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सोनेंट की सेलेक्ट करने की। कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करने की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 10, और हमें चाहिए कितने? 3। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करने का तरीका हमारे पास क्या होगा? दैट इज 10C3। हमने कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली हम बात करते हैं वोवेल्स की। अगर हम वोवेल्स की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने वोवेल्स है? 4। और हमारे वर्ड में कितने वोवेल्स हमें चाहिए? 2। यानी 4 में से हमें 2 वोवेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके तरीके क्या होंगे? 4C2। 4 में से 2 वोवेल्स सेलेक्ट करने का तरीका। तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट? फाइनल आंसर विल बी 10C3 इंटू 4C2। अब यहां पे एक बात, क्या आप वर्ड फॉर्म कर रहे हैं और 5 लेटर का वर्ड आपके पास आ रहा है, तो आपने इस 5 अल्फाबेट के वर्ड को बनाने के लिए आपने 5 लेटर्स का यूज किया है, जिसमें से 10 में से 3 कॉन्सोनेंट आपने सेलेक्ट किए और 4 में से 2 वोवेल सेलेक्ट किए। इसका मतलब आपने कितने अल्फाबेट सेलेक्ट किए? आपने 5 अल्फाबेट सेलेक्ट किए। तो आपने 5 अल्फाबेट सेलेक्ट किए, तो 5 अल्फाबेट्स को अरेंज भी करना पड़ेगा, बिकॉज आपको वर्ड्स बनाना है तो उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। तो 5 अल्फाबेट्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 10 points, there are 10 points on a plane of which no 3 points are collinear. No 3 points are collinear. If lines are formed joining, if lines are formed joining these points, then find the maximum point of intersection of these lines. Maximum point of intersection of these lines. ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो हम लाइंस के बारे में बात करते हैं। अगर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहां पे हम बात करें कि हमारे प्लेन में हमें कितने पॉइंट्स पता है? 10 पॉइंट्स पता है। तो 10 पॉइंट्स पता है, इसका मतलब क्या है? और उसने बोला है कि कोलिनियर नहीं, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ लाइंस आर फॉर्म जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, और आपके पास यहां पे बोला गया कि कितने पॉइंट्स अवेलेबल है? 10 पॉइंट्स अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ लाइंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी अवेलेबल होगी? नंबर ऑफ लाइंस विल बी 10C2। कहने का मतलब 10 into 9 upon 2 into 1, इट विल बिकम 45। हमारे पास टोटल कितनी लाइंस अवेलेबल है? 45 लाइंस अवेलेबल है। आपने सबसे पहले यह बताया कि उन पॉइंट्स की हेल्प से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो आपने देखा आप 45 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम 45 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बताना क्या है? आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस लाइन। अब ये 45 लाइंस मैक्सिमम कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको किसी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको मिनिमम कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट है? 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट है। तो 2 लाइन से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर 2 लाइन से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होगा? 45 लाइंस है, और 45 लाइंस में से आपको कितनी लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए? वो होगा हमारा 45C2, बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट 2 लाइंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आंसर विल बी 45C2। नोट इट डाउन।
Write down one more question on line itself. The question is, there are 10 points on a plane. There are 10 points on a plane of which 5 points are कोलिनियर. हमारे पास कितने पॉइंट अवेलेबल है? 10 पॉइंट्स अवेलेबल है प्लेन पे. 5 पॉइंट कैसे हैं इसमें? कोलिनियर है. 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ऑल्सो नो 3 ऑफ द रिमेनिंग 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ऑल्सो नो 3 ऑफ द रिमेनिंग 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर. रिमेनिंग 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है. देन फाइंड केस नंबर 1. आपको क्या निकालना है? सबसे पहले द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स. द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स. ठीक है. नेक्स्ट आपका है second case is your the number of triangles formed by joining these points. The number of triangles formed by joining these points. The number of triangles formed by joining these points. तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, आपको टोटल पॉइंट्स कितने अवेलेबल है? यू आर हैविंग 10 पॉइंट्स इन टोटल. आपके पास 10 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से बोला गया है कि 5 पॉइंट कैसे? कोलिनियर. अब कोलिनियर की हम लोग बात करें तो अगर 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो कोलिनियर पॉइंट से हमें कितनी लाइन मिलेगी? केवल एक ही लाइन मिलेगी. क्योंकि 5 पॉइंट्स आपके क्या है? कोलिनियर है. अगर उन 5 पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितनी लाइन मिलेगी? एक. अगर मैं 2 पॉइंट को जोड़ के भी एक लाइन बनाता हूं, उस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो एक्चुअल में क्या है? वो एक ही लाइन है. और वो एक ही लाइन है, इसका मतलब वो एक ही बार काउंट होगा. तो कोलिनियर पॉइंट्स का केस जब भी आएगा तो आप थोड़ा सा देखिएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स को, केसेस को. देखिए, हमें टोटल पॉइंट्स कितने अवेलेबल है प्लेन के अंदर? वी आर हैविंग टोटल 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन. हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स अवेलेबल है प्लेन के अंदर. ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? केस 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि 10 पॉइंट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उन 10 पॉइंट्स का यूज करते हुए हम लोग कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि 10 पॉइंट्स को यूज करके अगर हमें लाइंस ड्रॉ करनी है तो हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कितनी पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है? 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कितनी आएगी? इट विल बिकम 10C2. तो ये तो क्या हो गया? हमारा टोटल नंबर ऑफ केस हो गया कि हम ये मान के चले कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं था. तो अब कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं था और हमें बोला है कि 10 पॉइंट से आपको नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है, तो इट विल बिकम 10C2. बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर केस नंबर 1. केस नंबर 1 में हमें बोला है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स. अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहां पे वो वाले केसेस भी काउंट हो गए जिसके अंदर पॉइंट्स क्या थे? कोलिनियर थे. तो हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास देखेंगे हम लोग कि हमारे पास कितने पॉइंट्स कोलिनियर है. हमारे पास 5 पॉइंट्स कोलिनियर है. अब 5 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम लोग उन केसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. वी विल सब्ट्रैक्ट दैट केसेस जो 5 कोलिनियर पॉइंट से लाइन बन रही थी, क्योंकि 5 कोलिनियर पॉइंट से तो कोई लाइन बनी नहीं रही थी. 5 कोलिनियर पॉइंट से तो कितनी लाइन बनेगी? केवल एक ही लाइन बनेगी. तो ये जो 10C2 हमने आंसर लिखा है, इन 10C2 में आपकी वो वाली लाइन भी इंक्लूड हो गई जितनी लाइंस आपने 5 पॉइंट्स को मिला के बनाई होगी. एंड दे पॉइंट्स आर व्हाट? कोलिनियर पॉइंट्स. तो हमें उस केस को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. मतलब 5 पॉइंट्स जो आपके कोलिनियर थे उनसे तो एक्चुअल में कोई लाइन ही नहीं बन रही थी, पर एक्चुअली में कितनी लाइन बन रही थी? उनसे एक ही लाइन बन रही थी. आप उसको कितनी बार भी काउंट करोगे वो कितनी लाइन बनेगी? एक ही लाइन. अगर मैंने 10C2 - 5C2 लिखा है, इसका मतलब मैंने क्या किया? मेरे पास 10 पॉइंट्स अवेलेबल थे, 2 पॉइंट्स को जोड़ के मैंने जो लाइन बनाई वो मैंने टोटल लाइंस लिख दी कि कितनी बन सकती है. आई हैव कंसिडर नो कोलिनियर पॉइंट्स माइनस
मैंने वो वाले केस को सब्ट्रैक्ट किया है कि जब मेरे पास वो 5 पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे, उनसे कितनी लाइन बन सकती है, तो 5 कोलिनियर से कितनी लाइन बन सकती है, 5C2, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी मुझे क्या फाइनल आंसर मिला है? नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मुझे यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 1। ये 1 मैंने क्यों ऐड किया है? ये 1 मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो 5C2 से आपकी लाइंस फॉर्म हो रही थी, वो कितनी लाइन थी, केवल एक लाइन थी। और जब मैंने 10C2 में से 5C2 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो वो आपकी एक लाइन जो कोलिनियर पॉइंट से मिला के बन रही थी, वो लाइन क्या हो गई थी, सब्ट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए मैंने उसको अलग से ऐड कर दिया। तो फाइनल आंसर विल बी 10C2 यानी 10 into 9 upon 2 into 1 minus 5C2 is what? 10 plus 1, it will become what? 45 minus 10 plus 1, so it will become 36. So there are total 36 line possible for this case. टोटल कितनी लाइंस पॉसिबल होगी हमारे पास? 36 लाइंस पॉसिबल होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आपको बोला जाए कि कितने भी पॉइंट्स आपके पास, तो NC2 करके, मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट्स में आपको बोला जाए कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज व्हाट, NC2। और आपसे बोला जाए कि उसमें 10 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 10 पॉइंट्स जो आपके कोलिनियर हैं, तो NC2 में से आप 10C2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पर आपने उस वाले केस को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कोलिनियर पॉइंट से मिलके लाइन बन रही थी। तो जो कोलिनियर पॉइंट से मिलके जो लाइन बन रही थी, वो क्या करनी पड़ेगी, आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए आपको लास्ट में 1 ऐड करना पड़ा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। केस नंबर 2 को देखिए। केस नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को जोड़ने पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास कितने बनेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना है तो आपको कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू फॉर्म अ ट्राइंगल, तो देयर आर 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। वो 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी पॉइंट, अगर हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको ट्राइंगल्स फॉर्म करने हैं, तो आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने थे, 10 पॉइंट्स थे। तो 10 पॉइंट्स में से आपको कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 3। तो इट विल बिकम 10C3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज व्हाट, 10C3 माइनस, ये आपका टोटल आंसर नहीं है। ये उस केस में आपका टोटल आंसर होता है जब कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते, और कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का केसेस होता है हमारे पास 10C3। बट यहां पे आपके पास 5 पॉइंट्स कोलिनियर है। अब 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, उन 5 पॉइंट्स में से आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो आप ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। तो उस केस को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5C3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए कि ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप 5 कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिए हुए, 5 कोलिनियर पॉइंट्स में से आपने अगर 3 कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट किया, अच्छा हम 2 कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यस, वी कैन सेलेक्ट 2 कोलिनियर पॉइंट्स। 2 कोलिनियर पॉइंट हम कोलिनियर पॉइंट पे से ले सकते हैं और एक कहीं बाहर से ले सकते हैं, तो तब भी हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। पर 3 कोलिनियर पॉइंट से हम कभी भी ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए वो 3 कोलिनियर पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हमने क्या किया, टोटल आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। दिस विल बिकम व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, नोट इट डाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। योर क्वेश्चन इज, अ बॉक्स कंटेन्स 5 different red and 6 different white balls. 6 different white balls. 6 different white balls. Okay. In how many ways can 6 ball be selected? 6
balls be selected, 6 balls be selected, so that there are at least 2 balls of each color, 2 balls of each color. ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें. A box contain 5 different red balls and 6 different white balls. सबसे पहले बात करते हैं रेड की. तो कितनी रेड बॉल्स अवेलेबल है हमारे पास? 5. और व्हाइट बॉल्स कितनी अवेलेबल है? 6 व्हाइट बॉल्स हमारे पास अवेलेबल है और 5 रेड बॉल्स हमारे पास अवेलेबल है. तो आप देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color. ये एटलीस्ट वाला केस है. एटलीस्ट वाला केस का मतलब क्या हुआ? कम से कम आपको एक कलर की 2 बॉल लेनी पड़ेगी. आप चाहे तो 2 बॉल से ज्यादा भी ले सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहां हम लोगों को केसेस बनाने पड़ेंगे. केसेस कैसे बनाने पड़ेंगे? आप देखिए, मैं रेड बॉल और व्हाइट बॉल के केसेस बनाता हूं, उसके बाद उनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे. सबसे पहला केस क्या बन सकता है कि हम 2 रेड बॉल ले लें और 4 व्हाइट बॉल ले लें. इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, बिकॉज ही हैज टोल्ड दैट देर आर एटलीस्ट 2 balls ऑफ ईच कलर. हर कलर की कम से कम 2 बॉल तो आपके पास होनी चाहिए. तो हमने रेड की 2 बॉल ले ली. अब टोटल बॉल्स हमें कितनी सेलेक्ट करनी है? वी हैव टू सेलेक्ट 6 balls. तो रिमेनिंग 4 balls विल कम फ्रॉम व्हाइट कलर. ओके, नेक्स्ट स्टेप, केस नंबर 2. व्हाट इज केस नंबर 2? आई एम सेलेक्टिंग 3 red balls. आई एम सेलेक्टिंग 3 red balls. तो 3 red balls को आपने सेलेक्ट किया, तो आपको व्हाइट कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी? 3. थर्ड केस इज व्हाट? If you are selecting 4 red balls, then how many white balls you have to select? 2 white balls. This is case number 3. Case number 4 यहां पे कोई बनेगा? आप सोचिए, क्या यहां पे केस नंबर 4 बन सकता है? क्या यहां पे केस नंबर 4 बन सकता है? नहीं, यहां पे केस नंबर 4 नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं व्हाइट बॉल को 1 करूंगा तो मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे कम से कम हर कलर की 2 बॉल चाहिए. तो हर कलर की 2 बॉल चाहिए, यानी इसको मैं इससे कम नहीं कर सकता. अगर मैं इसको इससे कम करूंगा तो मेरा केस रिजेक्ट हो जाएगा. अगली बात करते हैं रेड की. क्या मैं रेड को 1 बॉल ले सकता हूं? मैं रेड को भी 1 बॉल नहीं ले सकता, बिकॉज यू हैव टू इंक्लूड 2 balls ऑफ एटलीस्ट 1 कलर. एक कलर की आपको कम से कम 2 बॉल को इंक्लूड करना पड़ेगा. अब सबसे पहली बात, इनको अरेंज कैसे करेंगे? इनको सिलेक्शन करने का तरीका क्या होगा? सिलेक्शन करते हैं हम. यहां पे सिलेक्शन करेंगे तो सबसे पहली बात, आपने रेड बॉल्स कितनी ली है? आपने पहले केस में रेड बॉल्स 2 सेलेक्ट किए, तो टोटल रेड बॉल्स कितनी थी आपके पास? टोटल रेड बॉल्स आपके पास कितनी थी? 5. सबसे पहले वाले केस को अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो इट विल बिकम 5C2. 5 रेड बॉल में से आपने कितनी रेड बॉल सेलेक्ट की? 2. तो इट विल बिकम 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6 व्हाइट बॉल में से आपने कितनी व्हाइट बॉल सेलेक्ट की? इट्स 6C4. ठीक है, दिस इज केस नंबर फर्स्ट. व्हाट इज केस नंबर 2? आपके पास 5 रेड थी, 3 सेलेक्ट की, 6 व्हाइट थी, 3 सेलेक्ट की, तो इट विल बिकम 5C3 into 6C3. नेक्स्ट केस इज व्हाट? नेक्स्ट केस विल बिकम व्हाट? नेक्स्ट केस का आंसर हम लोग देखते हैं. 5 रेड बॉल में से यू हैव टू सेलेक्ट 4 रेड बॉल्स, देन इट विल बिकम व्हाट? 5C4 into out of 6 white ball you have to select how many white balls? 2 white ball, then it will become 6C2. Let's calculate the total cases. अब यहां पे हम बात करते हैं 5C2 की. तो 5C2 हमारे पास कितना होगा? 10. और 6C2 कितना होगा? 6C2 हम निकाल लेते हैं. 6C2 हमारे पास होगा 6 into 5 upon 2 into 1. तो इट विल बिकम 5 3s are 15. 15 into 10 is what? How many cases? 150 ways. 150 ways. नेक्स्ट केस इज 5C3 into 6C3. अगर हम 5C3 की बात करें तो 5C3 किसके बराबर होगा? 5C2 के बराबर होगा. तो 5C3 का वैल्यू कितना होगा? 10. 6C3 की बात करते हैं तो 6C3 कितना होगा? 20. कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग 6C3. तो 6C3 विल बी इक्वल टू 6 into 5 into 4 अपॉन 3 into 2 into 1. तो इट विल बिकम व्हाट? 20. तो 20 into 10 इट विल बिकम व्हाट? 200. So there are 200 ways of doing second number case number. 5C4 is what? 5C4 is 5 and 6C2 is what? 6C2 हमने कैलकुलेट किया था. 6C2 का वैल्यू कितना आया था? 15. तो 15 into 5 is what? 75. तो टोटल आंसर विल बी what? 400. टोटल केस की बात करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 150 plus 200 plus 75. It will become what? 425 ways. तो टोटल वेज हमारे पास कितने होंगे? 425 वेज. तो यहां पे आपने देखा कि जब भी एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन आए,
जब भी आपके सामने एटलीस्ट या फिर एटमोस्ट की कंडीशन आए तो आपको केसेस लेने पड़ेंगे, केसेस लेके ही आप इस काम को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। Your question is, write down the question. Write down the question. A delegation of 4 students is to be selected from a total of 12 students, from a total of 12 students, आपके पास total 12 students थे। In how many ways can the delegation will be selected? In how many ways does the delegation be selected? How many ways delegation be selected? First, if all the students are equally willing, है ना? Your case number 1 is if all the students are equally willing. Write down the second case. Second case is if 2 particular students have to be included in the delegation. If 2 particular students have to be included in the delegation. डेलीगेशन में 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आपको हमेशा इंक्लूड करना पड़ेगा। केस नंबर 3, इफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी इंक्लूडेड, if 2 particular students do not wish to be together in the delegation, together in the delegation. ठीक है। Case number 4, if 2 particular students wish to be included together only in the delegation. If 2 particular students wish to be included together, wish to be included together only in the delegation, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए, अ डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ टोटल ऑफ 12 स्टूडेंट्स। इन हाउ मेनी वेज डज द डेलीगेशन बी सिलेक्टेड? आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 12 स्टूडेंट्स हैं। और कितने स्टूडेंट्स को डेलीगेशन करना है आपको? कितने स्टूडेंट्स का डेलीगेशन फॉर्म करना है आपको? 4 स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहला केस क्या है कि इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग, ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली विलिंग का मतलब क्या हुआ? सारे स्टूडेंट्स इक्वली विलिंग है आपके लिए, कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है डेलीगेशन में आने के लिए। इसका मतलब जब आप फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे होंगे तो फर्स्ट केस का सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? सारे स्टूडेंट्स आने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 12 स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग। तो टोटल 12 में से आपको कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने? केवल 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, क्योंकि आपको जो डेलीगेशन बनाना है वो कितने स्टूडेंट्स का बनाना है? यू हैव टू फॉर्म द डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट्स ओनली। तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 12C4। तो आंसर विल बी 12C4 बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वली विलिंग। और 12C4 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 495। तो हमारे पास 490 वेज होंगे, जिसकी वजह से हम जब भी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे? इक्वली विलिंग होंगे। इसका मतलब हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 495 मींस 12C4। केस नंबर 2। Case number 2 is very important case because we have studied till now 3 cases in combination. First case is what? Number of combination of n different things taken r at a time. It is what? NCR. Second case we have studied is number of combination of r different things when p particular objects are always included. When p particular objects are always included, उस केस में हमने आंसर क्या लिखा था? n minus p cr minus p. And the third case is number of combinations of n different things taken r at a time when p particular objects are always excluded. ठीक है, तो सेकंड केस की हम लोग बात करते हैं। तो if 2 particular students have to be included in the delegation, तो इसने कौन सा केस बता दिया? दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 मतलब क्या हुआ कि 2 particular students have to be included in the delegation। मतलब 2 particular students हैं वो हमेशा कहां इंक्लूड होंगे? डेलीगेशन में इंक्लूड होंगे। तो उस केस में हमने फॉर्मूला क्या लिया था? द फॉर्मूला वॉज n माइनस पी सी आर माइनस पी, बिकॉज वो 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑलवेज क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। n की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 12 माइनस p। p इज व्हाट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव टू बी इंक्लूडेड? तो p विल बी व्हाट? 2। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। नेक्स्ट केस c, r माइनस p। तो हमें कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है? 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और उसमें से 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2। तो इट विल बिकम 10C2 and 10C2 is what? 10 into 9 upon 2 into 1, that will become what? 45 way. So there are 45 ways in which 2 particular students are always included and 2 are included from 10 students. Okay? Third case. Let's solve the third case. What is third case? Third case हमें क्या कहना चाह रहा है? Third case is if 2 particular students do not wish to be together in the delegation. 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेलीगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। 2 पर्टिकुलर लोग हैं वो डेलीगेशन में एक साथ नहीं आने चाहते। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल आंसर था उस टोटल आंसर में से हम वो वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे जहां पे 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हमेशा क्या आना चाहते हैं? साथ में आना चाहते हैं, या 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो थर्ड केस का जब हमें आंसर निकालना है तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज आपके पास हो जाएगा टोटल माइनस क्या? 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव टू बी इंक्लूडेड। 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड। तो यहां पे हम लोग बात करें तो आपका टोटल आंसर कितना है? 495 माइनस 45, तो इट विल बिकम 450 वेज। तो हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 450 वेज। ये 450 वेज कौन से होंगे? जहां पे बोला गया है कि इफ 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टुगेदर इन द डेलीगेशन, तो हमने क्या किया? टोटल में से 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट जो साथ में आना चाहते थे उसको हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दीज all 3 cases we have solved. Now we will solve case number 4. Write it down. Now we will solve case number 4. Write it down.
लेट्स सॉल्व केस नंबर 4. केस नंबर 4 हमें क्या बोलता है? केस नंबर 4. In case number 4, let's see. If two particular students wish to be included together only in the delegation. वो दो particular students हैं, वो क्या है? वो बोलते हैं कि हम साथ में आएंगे तो वरना हम लोग नहीं आएंगे, है ना? वो दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, they are saying that if we are willing to come in the party then we will come together, otherwise we will not come. Because हमें यहाँ पे दो केसेस लेने पड़ेंगे. दो केसेस क्या लेने पड़ेंगे? सबसे पहला केस क्या है कि two particular students will be included. सबसे पहला केस तो ये बनेगा. तो टू पर्टिकुलर के स्टूडेंट्स ऑलवेज इंक्लूडेड, इसका मतलब इसका आंसर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 45, क्योंकि केस नंबर 2 में भी तो वही केस था. आप ध्यान से समझिएगा इस केस को. इसमें बोला गया है कि इफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली इन द डेलीगेशन. उन दो स्टूडेंट्स की इच्छा है कि वो आएंगे तो साथ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे. तो मैं पहला केस मान के चल रहा हूं कि दो पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं, वो एकदम साथ में आ रहे हैं. तो साथ में आ रहे हैं तो इसके केसेस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे थे? 45. सेकंड केस ये कि वो दो स्टूडेंट साथ में ना आए. तो एक भी नहीं आएगा तो दोनों नहीं आएंगे. इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास वो दो स्टूडेंट्स क्या हो गए? कम हो गए. दो स्टूडेंट कम हो गए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचे? 12 - 2, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बचे 10. अब हमने एक भी पर्सन को इंक्लूड नहीं किया है, मीन्स यू हैव नॉट इंक्लूडेड नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, मीन्स यू हैव टू मेक द डेलीगेशन ऑफ 4 स्टूडेंट, मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स? 4 स्टूडेंट. तो इट विल बिकम व्हाट? 10C4. यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. या तो ये वाली कंडीशन हो जाए, ये वाली कंडीशन हो जाए. इसका मतलब क्या कि वो दोनों पर्संस इंक्लूड हो जाएं और एक साथ पार्टी में आ जाएं, या फिर ये कि दोनों पर्संस जो हैं, दोनों स्टूडेंट पार्टी में ना आए. तो ये दोनों कंडीशन, या तो ये वाला केस हो जाए या तो ये वाला केस हो जाए. इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? आपस में ऐड. तो 45 प्लस 10C4 को हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 210. तो 45 प्लस 210 मीन्स इट विल बिकम टोटल 255 वेज. तो केस नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो हमने देख लिया. नोट इट डाउन. ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन इज passengers are to travel by a double decker bus. Passengers are to travel by a double decker bus which can accommodate 13 in the upper deck, which can accommodate 13 in the upper deck and 7 in the lower deck, and 7 in the lower deck. Find the number of ways. Find the number of ways that they can be distributed, if 5 refused to sit in the upper deck, and 8 refused to sit in lower deck. ठीक है?
इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. The question is, passengers are to travel by a double-decker bus which can accommodate 13 in the upper deck and 7 in the lower deck. Find the number of seats that they can be distributed if 5 refuse to sit in the upper deck and 8 refuse to sit in the lower deck. सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं. केस 1 की अगर हम लोग बात करें तो केस 1 में आप देखेंगे इन अपर डेक कितने पर्सन बैठ सकते हैं? 13 पर्सन कैन अकोमोडेट. 13 पर्सन कैन अकोमोडेट. और यहां पे बोला है कि 5 रिफ्यूज करते हैं अपर डेक में बैठने के लिए. इफ 5 पर्सन रिफ्यूज टू सिट इन अपर डेक, अगर 5 लोग रिफ्यूज करते हैं, 5 पर्सन रिफ्यूज टू सिट इन द अपर डेक, देन 5 पर्सन विल सिट इन व्हाट? देन 5 पर्सन विल सिट इन लोअर डेक. बात समझ में आ गई आपको? बात ही समझ में आ गई कि टोटल हमारे पास अपर डेक के अंदर कितना अकोमोडेशन था? वी कैन अकोमोडेट 13 पर्सन इन द अपर डेक एंड 5 पीपल रिफ्यूज टू सिट इन द अपर डेक. मींस जो 5 पर्सन जो रिफ्यूज कर रहे थे अपर डेक में बैठने के लिए, दे विल सिट इन व्हाट? लोअर डेक. केस नंबर 2. केस नंबर 2 इज 7 कैन अकोमोडेटेड इन लोअर डेक. 7 पर्सन कैन अकोमोडेट. लोअर डेक में कितने लोग बैठ सकते हैं? 7. पर यहां पे क्या बोला है कि 8 रिफ्यूज टू सिट इन लोअर डेक. 8 लोगों ने क्या बोला कि वो लोग लोअर डेक में नहीं बैठेंगे. इसका मतलब 8 पर्सन जो है वो कहां पे बैठेंगे? वो आपके बैठेंगे अपर डेक में. वो आपके बैठेंगे अपर डेक में. एक बात सुनिए अब ध्यान से, आपके पास टोटल 13 पर्सन हैं. All the 13 person can be accommodated in what? Upper deck. Means you are having the capability of to sit 13 person in the upper deck and there is a capacity of 7 persons to sit in the lower deck. If 5 persons refuse to sit in the upper deck, then 5 person will sit in what? Lower deck. Because they totally refused to sit in the upper deck, then they will sit in what? Lower deck. And in lower deck you are having 7 person. In 7 person can be accommodated. 8 refuse to sit in the lower deck. 8 people are refusing that they will not sit in the lower deck. तो वो 8 person कहां पे बैठेंगे? Upper deck में. Means 8 people are sitting in the upper deck and 5 people are sitting in the lower deck. Means what? How many people are remaining? Total 5 people are remaining to sit in the upper deck because 8 are already seated. 8 persons जो है, 8 persons, they are already sitting in what? Upper deck. So total how many persons are remaining in upper deck? 5 persons. And in lower deck, how many persons are accommodated in lower deck? Total 5 persons are accommodated in lower deck. So how many persons are remaining in lower deck? So 2 persons. So total 5 plus 2 is equal to 7 persons are remaining. आपके पास 7 persons remaining है, जिसमें से 7 पर्सन्स में से 5 पर्सन्स को कहां पे जाना है? अपर डेक में. और 2 पर्सन्स को किस में जाना है? लोअर डेक में. तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा? नंबर ऑफ वेज विल बी 7 persons will go in the upper deck, means it will become 7C5. means we have to choose 5 places from 7 objects, so it will become 7C5 into. अब आपने 7 में से 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए. अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे? 2. तो 2 में से 2 जाने, तो इसका मतलब इट विल बिकम व्हाट? 2C2. तो इट विल बिकम 7C5 इज इक्वल टू 7C2 एंड 7C2 इज व्हाट? 21 इनटू 2C2 इज व्हाट? 1. तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 21. लेट्स रिपीट दिस क्वेश्चन. यू आर हैविंग अकोमोडेशन ऑफ 13 persons in the upper deck. In lower deck you are having 7 person accommodation. 5 people refuse to sit in the lower deck. Then that people 5 person refuse to sit in the upper deck. Then the 5 person will sit in which deck? Lower deck. Means you have seated 5 person in the lower deck. Total 2 persons are remaining in lower deck. And in out of 13 persons, 8 person are sitting in the upper deck. So how many persons are remaining? 5 persons are remaining. So in total 7 persons are remaining to sit in the bus. So out of 7 persons, how many person can be accommodated in the upper deck? Out of 7 person, 5 persons can be accommodated in the upper deck. So it will become what? 7C5. And the total places, how many persons are remaining? Because out of 7, we have accommodated 5 persons in the upper deck. So how many persons are remaining? 2 persons are remaining. That should be seated in what?
lower deck, तो it will become what? 2C2. तो 7C5 is 7C2 और 7C2 का वैल्यू कितना होगा? 7 into 6 upon 2 into 1, it will become 21. तो 21 into 1 is what? 21. Okay? So total 20 number of ways to sit in the bus. Note it down.